माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इशू ऑफ शेयर्स यानी कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक लेसन है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड उसमें डिवेंचर है एंड आल्सो रिडक्शन ऑफ डिवेंचर भी है। तो सबसे पहले मैं उसका एक हिस्सा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल लेकर चल रहा हूं और इसको पूरा करने के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब हम लोग इस विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का मतलब हुआ अंश पूंजी का लेखांकन। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल को समझने से पहले यानी इसका हिंदी होता है अंश पूंजी। अंश पूंजी को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि अंश क्या होता है, और उससे पहले यह जानना जरूरी होता है कि अंशों, यहाँ पर चैप्टर में इशू ऑफ शेयर दिया हुआ है। चैप्टर का नाम ऊपर में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ शेयर यानी हमको ये देखना है, पहले ये समझाना है कि इशू ऑफ शेयर्स विच कंपनी है राइट टू इशू ऑफ शेयर्स। पहले कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे अंशों का निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो थोड़ा बैक होना होगा। पहले तो अंश पूंजी है यानी इशू ऑफ शेयर है, उससे पहले हमको जाना होगा शेयर। पहले हो गया शेयर यानी अंश, उससे पहले भी जाना होगा यानी कंपनी। तो चूंकि बैक में बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ाना है इसका थ्योरी पिछले यानी सेमेस्टर थ्री में यानी कॉरपोरेशन यानी एक है CC3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा है कॉरपोरेट अकाउंटिंग की जगह पर कॉरपोरेट लॉ है। यानी कॉरपोरेट अकाउंटिंग के जगह पर, चूँकि पढ़ाने के बाद जिस समय पढ़ाते हैं उस समय याद रहता है, सिलेबस पढ़ा देने के बाद अगला लेसन, अगला सेमेस्टर, अगला सेशन में जाने के बाद सब्जेक्ट को भी दिमाग से आदमी निकल जाता है। तो कॉरपोरेट लॉ में पढ़े होंगे तो उधर अब उतना बैक नहीं जाएंगे, हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी, तो कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी होता है क्या। सबसे पहले एक लाइन में शॉर्ट में बता रहे हैं कि कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है। व्यक्ति यानी कंपनी जो है व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है, एक समूह है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में जो यानी OPC 1 पर्सन कंपनी जो आई या संशोधन करने के बाद लाया गया, तो यहाँ पर यह जो है डिफिनीशन फिल कर जाएगा। यानी कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है, समूह है। लेकिन पहले था कंपनी अधिनियम 2013 के आने से पहले यानी कंपनी एक्ट, यहाँ पर कंपनी एक्ट 1956 यानी किसी भी कंपनी का निर्माण भारतीय कंपनी अधिनियम यानी 1956 के तहत हुआ करता था या होता था। तो वहाँ पर याद रखेंगे कि ये 1956 यानी आज़ादी के बाद, लेकिन यहाँ 2013 में विस्तृत संशोधन हुआ। ऐसे 2008 में ही यानी OPC 1 पर्सन कंपनी यानी मनमोहन जी के सरकार में भी यह नियम अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ। बनने के बाद वो एज इट इज रह गया। उसी को यहाँ दोबारा फिर लाया गया OPC 1 पर्सन कंपनी
इसका मतलब होता है कि ओनली वन पर्सन, केवल एक आदमी भी कंपनी का स्थापना कर सकता है, उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। जबकि पढ़े होंगे एक व्यक्ति यानी अकेला व्यक्ति जो बिजनेस करता है उसको हम लोग सोल ट्रेडिंग बिजनेस में ले जाते हैं, और मोर देन जब 2 पर्सन आ जाते हैं तो पार्टनरशिप में ले जाते हैं हम लोग। लेकिन जब यहाँ पर कंपनी की बात होती है तो कंपनी अकेला व्यक्ति कर नहीं सकता, और न ही अकेला व्यक्ति उसकी क्या बोलते हैं निर्माण कर सकता, स्थापना कर सकता है। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन कर यह अधिनियम पारित किया गया कि ओपीसी 1 पर्सन कंपनी जो है स्थापित कर सकता है। तो इधर भी जाने की जरूरत नहीं हमको, क्योंकि इससे हमको भी कोई लेना देना है नहीं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013। अब हम लोग बैक होते हैं फिर कंपनी, वो भी जो परिभाषा बता रहे हैं वो भी 100% सही है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, एक काल्पनिक व्यक्ति है, यानी कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है, उसका अपना एक सील मुहर होता है। ठीक है, तो कंपनी की स्थापना के लिए यानी कंपनीज एक्ट तो 1956 है ही, लेकिन जो रिवाइज कंपनीज एक्ट 2013 जो आया, तो आज के इतिहास में अभी जो लोग पढ़ेंगे वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के तहत जो है कंपनी का स्थापना होगी। लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 जो आज़ादी के बाद जो एक्ट बना, यानी कंपनी का मतलब हुआ कि अपने देश की दशा, आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कंपनी में हमेशा कंपनी एक्ट में संशोधन होता रहा है और लगता होता ही रहेगा। तो उधर भी नहीं जाना है, कंपनी क्लियर हो गया कि कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम ना यानी 2013 सब अंडर सेक्शन 220 के अनुसार कंपनी की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर याद रखेंगे कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 ये जो रिवाइज एक्ट है। अब हम पढ़ते हैं कंपनी क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण विधान द्वारा होता है, जिसका अपना सील और मुहर होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी हो गया। अब कंपनी बहुत तरह के होता है, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दूसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक होता है लिमिटेड कंपनी, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होता है गवर्नमेंट कंपनी, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एक फॉरेन कंपनी, तो एक इंडियन कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी होता है, सब्सिडरी कंपनी। तो बहुत तरह की कंपनियों का डिवीजन यानी ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस आर कंपनी डिवाइडेड। सो उधर बैक नहीं जाना है, क्योंकि हमको आगे प्रैक्टिकल पार्ट में प्रवेश करना है। तो कंपनी मैंने डिफाइन कर दिया कि कंपनी एक काल्पनिक व्यक्ति होता है जिसका निर्माण विधान या कानून द्वारा होता है। ठीक है, और उसमें यानी ये भी है कि कंपनी व्यक्ति का एक ऐच्छिक संगठन है, समूह है, ये भी 100% सही है। लेकिन कंपनी ओपीसी के अनुसार यानी ओनली 1 पर्सन यानी क्या कंपनी का निर्माण कर सकता है। तो कंपनी मैंने क्लियर कर दिया कि कंपनी होता क्या है। कंपनी का विशेषता यानी थ्योरेटिकल पार्ट में चल रहा है, तो सेमेस्टर 3 में है, तो यहाँ पर हम लोग उसको विशेष रूप में लेके चलेंगे। प्रैक्टिकल पार्ट थ्योरी देता भी नहीं है, ऐसे हमको मात्र पढ़ाना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में इशू ऑफ शेयर बढ़ाना है कि अंशों का निर्गमन और रीइशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स रीइशू ऑफ शेयर बढ़ाना है। तो हम लोग अपने सिलेबस के तहत चलेंगे। अभी मात्र हम पहुंचे हैं एक स्टेज पर, वो है कंपनी, जिसको कि मैंने अभी क्लियर किया। तो एक लाइन पुनः बैक होते हैं कि याद रखना है, पहले मैंने कहा था कि व्हिच कंपनी हैव राइट टू इशू ऑफ शेयर, तो ओनली लिमिटेड कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी यानी जो लिमिटेड होता है, लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ से, तो वही कंपनी का मतलब उसका अधिकार होता है कि वो अंशों का निर्गमन कर सकती है। अब क्यों करती है, उसका कारण है कि जब कंपनी के पास व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं रहता, तो वैसी स्थिति में कंपनी जो है पब्लिक से यानी जनता से पैसा कलेक्ट करके और वो बिजनेस शुरू करती है।
तो वो तो अलग मैटर है। अभी हमको फिर पहुंचना है यानी अंश। याद रखना है कि शेयर कैपिटल बाद में समझाएंगे, पहले आ जाइए इधर बैक में हम लोग शेयर यानी अंश। तो याद रखना है कि अंश क्या है, यानी शेयर इसे याद रखेंगे। पहले हिंदी में डिफाइन करते हैं कि अंश से तात्पर्य या अभिप्राय कंपनी की पूंजी में भाग से है। ये हुआ यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 2 सेक्शन 84 के तहत कि अंश से आशय कंपनी की पूंजी में भाग से है। अंश से आशय कंपनी की पूंजी में भाग से है, जिसमें स्टॉक भी शामिल है। ये आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सब अंडर सेक्शन 284 के तहत डिफाइन किया गया है। अब हम इससे भी हटते हैं, अब अपनी भाषा में प्रवेश करते हैं। अपनी भाषा को समझे, साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहेंगे अंश का मतलब होता है हिस्सा, यानी कंपनी अपनी पूंजी को जनता की सुविधा के लिए या जनता की सुविधा के दृष्टिकोण से अपनी पूंजी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, यानी उसी टुकड़ा उसी पार्ट को उसे ही हम अंश कहते हैं। यानी when a company divided his capital in many small units, when a company divided his capital in many small units, each unit is called share, यानी उसका प्रत्येक जो पार्ट होगा वो एक अंश कहलाता है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि अंश पूंजी, यानी अंश पूंजी का मतलब हुआ कि कंपनी जो है, यहाँ समझेंगे कि कंपनी अंश पूंजी से आशय वैसी पूंजी से है जो कंपनी जनता के बीच अंशों को बेचकर प्राप्त करती है, इसलिए उसका नाम अंश पूंजी रखा गया है। यानी हम अंश पूंजी का मतलब हुआ कि वह कंपनी की पूंजी नहीं है, उसके हिस्सेदारों की पूंजी है, जो उसके शेयर खरीदे हुए हैं, वो पैसा लगाए हैं, उनकी पूंजी है, इसलिए वो शेयर कैपिटल। उससे पहले थोड़ा हम बैक होते हैं। यहाँ शेयर कैपिटल हो गया। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स या जो भी स्टूडेंट्स होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, उन्हें मन में आएगा बात कि फिर कैपिटल क्या होता है। यहाँ पर तो कैपिटल बहुत पहले चलते आ रहा है कि कैपिटल यानी इंटर के लेवल में पढ़े होंगे। कैपिटल स्टार्टिंग से ही आने बिजनेस के आने इन द बिजनेस देयर आर टू मेन इन द बिजनेस देयर आर टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रनिंग द बिजनेस। मेन टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी उसके बिना जिस तरह से आज आईटीसी के बिना यानी कोई भी काम कोई भी इंफॉर्मेशन एज ए ठप पड़ा रहता है। आपका अगर नेट पैक ख़त्म हो जाता है तो आपका जो है मोबाइल काम करना बंद हो जाता है, यानी कहने मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम आपका सारा बाधित हो जाता है। तो यहाँ भी व्यवसाय को चलाने के लिए ये दो मतलब मेन वैल्यूएबल्स थिंग्स हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल बोलेंगे कि टेक्निक है, टेक्निक ना बोल करके उसको ये बोलेंगे कि मतलब व्यवसाय को चलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक नंबर में होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पूंजी, और दूसरे को बोलते हैं संपत्ति, यानी कैपिटल और एसेट्स। देयर आर टू मेन इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए औजार है, हथियार है। अगर दो में से कोई नहीं तो व्यवसाय शुरू नहीं होगा। तो एक पार्ट पर पहुँचे हम लोग, यानी एसेट्स तो अलग है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि इसको उसका यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। और एसेट्स एक लाइन में समझ लें कि एसेट जो है यानी व्यवसाय के लिए एक मूल्यवान वस्तु है। वैल्यूएबल एसेट्स जो है एक मूल्यवान थिंग्स है, जिसके बिना जो है व्यवसाय की पूरी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हम कैपिटल की तरफ चलेंगे। तो कैपिटल क्या है, यानी पूंजी वह धनराशि है जो व्यवसाय को चलाने के लिए चल एवं अचल संपत्तियों को खरीदा जाता है। व्यवसाय को चलाने के लिए चल एवं अचल संपत्तियों को खरीदा जाता है, यानी व्यवसाय को चलाने के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी पूंजी के बिना जो है व्यवसाय की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो पूंजी क्लियर हो गया कि पूंजी वह धनराशि है जिसके द्वारा व्यवसाय को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। एक लाइन में अब हम लोग अंश पूंजी भी क्लियर हो चुका है कि अंश पूंजी किसे कहते हैं। यानी याद रखना है कि पूंजी शब्द, अंश पूंजी शब्द का प्रयोग कंपनी में ही होगा, कंपनी में होगा। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या मान के चले हम लोग जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस हो, वहाँ पर कैपिटल पूंजी जो होगा वहाँ पर पूंजी व्यवसाय को चलाने के लिए केवल पूंजी कहलाएगा। साझेदारी संस्था में भी भले 4 पार्टनर हो 3 पार्टनर हो,
लेकिन वहाँ भी वो कैपिटल कहलाएगा, वहाँ शेयर कैपिटल नहीं कहलाएगा। यानी शेयर कैपिटल दिस वर्ड इज यूज्ड ओनली इन कंपनी, नॉट एनी अदर प्लेस। तो अंश पूंजी का मतलब हुआ वैसी पूंजी जो जनता के बीच अंशों को बेचकर प्राप्त की गई है। यानी वैसी पूंजी जो जनता के बीच अंशों को बेचकर प्राप्त की गई है, उस पूंजी को हम अंश पूंजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स याद रखेंगे, इशू ऑफ शेयर्स यानी अंशों का निर्गमन। कोई भी कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी, लिमिटेड कंपनी अंशों का निर्गमन करती। मैंने पहले बताया कि अंशों का निर्गमन करने का मात्र उद्देश्य है कि उसके पास पूंजी का अभाव है, यानी अपनी पूंजी की कमी को दूर करने के लिए, व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह यानी जनता के बीच अंशों का निर्गमन करती है। हो गया। अब अंशों के निर्गमन यानी अब ध्यान देना है कि इसके जाने से पहले, चूंकि ये तो टॉपिक है ही पढ़ना, लेकिन इससे पहले हम लोग चूंकि पहले चले थे हम लोग शेयर कैपिटल की ओर, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 नंबर में रजिस्टर्ड कैपिटल, या इसको ऑथराइज कैपिटल कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल। पेड अप कैपिटल, सबका हिंदी बताएंगे। पेड अप, पहले कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल से पहले ही हम लोग लिख देंगे। सबसे पहले 2-3 ठो यानी पूंजी का प्रकार और है, लेकिन जो जरूरत है उसके अनुसार बताया जा रहा है। रजिस्टर्ड कैपिटल, यहाँ पर ये भी नहीं बताया कि कंपनी के निर्माण के लिए यानी 2 मेन क्या बोलते हैं उसको डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल अंश पूंजी का प्रकार में हम लोग चले हैं। तो यहाँ पर है ऑथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब होता है पंजीकृत पूंजी। यानी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में, यानी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में जितनी पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे 5 करोड़ से हो, चाहे 10 करोड़ हो या 10 लाख हो, यानी कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कंपनी जितनी पूंजी से अपना रजिस्ट्रेशन कराता है या जितनी पूंजी से वह अपना पंजीयन कराता है, उसे हम नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं, पंजीकृत पूंजी। और इसे बैलेंस शीट में दिखाया तो जाता है, परंतु इसकी जोड़ बाय अमाउंट की कॉलम में डबल लकीर खींच करके छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि टोटल जो अमाउंट उसमें शामिल नहीं किया जाता है। अधिकृत अब इशूड कैपिटल यानी निर्गमित पूंजी, यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग, अधिकृत पूंजी का वह भाग
जो जनता को खरीदने के लिए, मान लिया जाए कि यहाँ हमारा सपोज कर रहे कि जहाँ पर 10 लाख तो माने नहीं रखता है, 10 लाख है, तो 10 लाख से रजिस्ट्रेशन कराया मैंने और हम जनता को खरीदने के लिए 5 लाख, जनता को खरीदने के लिए 5 लाख हम इशूड कैपिटल यानी जनता को खरीदने के लिए, और इसको भी वह डिवाइड कर देगा 10 से, तो यानी 50,000 ही हो जाएगा इक्विटी शेयर, ये जनता के बीच में बेचेगा। कहने का मतलब कि अधिकृत पूंजी का वह भाग जो कंपनी जनता को खरीदने के लिए निर्गमित करती है उसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को खरीदने के लिए कंपनी निर्गमित करती है। अब है सब्सक्राइब कैपिटल, हिंदी होता है प्रार्थित पूंजी, यानी निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता के द्वारा यानी अंश को खरीदने के लिए जो आवेदन प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रार्थित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा इसलिए भी बता दिया जा रहा है कि चूंकि अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही देता है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन में दिया कि कंपनी द्वारा जो पूंजी निर्गमित की गई जनता को खरीदने के लिए, तो उसे किस तरह का पूंजी हम कहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे यानी निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। और जनता यानी निर्गमित पूंजी को यानी पूंजी का वह हिस्सा या वैसी पूंजी यानी जो जनता से आवेदन प्राप्त हुए खरीदने के लिए, उस पूंजी को हम क्या कहते हैं, तो प्रार्थित पूंजी। और जनता के द्वारा यानी खरीदी गई अंश का जो भाग, जो हिस्सा, जो पैसा, जो रकम चुका दिया गया या जो पूंजी चुका दी गई, तो उसे हम लोग चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल कहते हैं। लेकिन पेड अप से पहले हम लोग कॉल्ड अप, कॉल्ड अप का मतलब याचित पूंजी, याचित पूंजी वैसी पूंजी कहते हैं जो कंपनी जनता से पैसा का मांग करती है, तो जो रकम मांगी जाती है उसे हम याचित पूंजी कहते हैं। और जो पूंजी प्राप्त हो जाता है उसे चुकता पूंजी कहते हैं। और अनकॉल्ड अप का मतलब हो गया, कॉल्ड अप के बाद अनकॉल्ड अप की जो पूंजी जनता से प्राप्त नहीं हो पाती है, उसी पूंजी को हम अनकॉल्ड अप अयाचित पूंजी कहते हैं। आगे बढ़ते रिजर्व कैपिटल। याद रखेंगे कि जो कभी कभी कंपनी अपने अंशधारियों से कुछ रकम या पूंजी का कुछ हिस्सा तब तक नहीं मांगती जब तक कि कंपनी का समापन की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। यानी ऐसा कंपनी इसलिए करती है कि विशेष परिस्थिति में अगर हम पूंजी जनता के बीच छोड़े हुए हैं, अगर कंपनी की स्थिति खराब हो या कोई बुरा स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे कंपनी को बंद करना पड़े, तो वैसी स्थिति में जो पूंजी मांगी जाती है यानी सबसे अंत में, यानी कहने का मतलब कंपनी के जीवन काल में जो पूंजी नहीं मांगी जाती यानी जनता के बीच, वो रिजर्व के रूप में पड़ी रहती है, संचित रहती है, इसलिए उसका नाम रखा गया है रिजर्व कैपिटल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन की विधियां, यानी अंशों के निर्गमन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। अंशों के निर्गमन की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। When shares are issued at par value, हिंदी लिख देना शॉर्ट में, जब अंशों का निर्गमन,
सममूल्य पर किया गया हो। दूसरा है when shares are issued at discount, जब अंशों का निर्गमन कटौती पर किया गया हो, जब अंशों का निर्गमन कटौती पर किया गया हो। When at अंशों के निर्गमन कई मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है कि जब अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया गया हो, यानी जब कंपनी 100 रुपये वाली, याद रखेंगे कि वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹100, वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹100 ईच, मतलब एक शेयर का मूल्य 100 रुपया है। यानी जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य पर या अंकित मूल्य पर, यानी फेस वैल्यू पर, सेम मूल्य पर करती है, तो इस प्रकार के निर्गमन को या इस प्रकार के किया गया निर्गमन को सम मूल्य पर किया गया निर्गमन कहते हैं। जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन यानी निर्धारित मूल्य यानी 100 रुपये वाले अंश को 100 रुपये मूल्य वाले एक अंश को 100 रुपये में ही बेचती है, तो इस प्रकार की किया गया निर्गमन को हम सममूल्य पर किया गया निर्गमन कहते हैं। दूसरा है when shares are issued at discount, जब अंशों का निर्गमन कटौती पर किया गया है, मतलब जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर करती है, अर्थात जब एक शेयर का मूल्य 100 रुपया है और उस शेयर को कंपनी जब 90 रुपये में बेचती है, तो यानी यहाँ पर कम पर यानी घटे हुए मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जा रहा है, इसलिए इसे हम कटौती पर किया गया निर्गमन कहते हैं। अब इसका जर्नल एंट्री भी अलग बताया जाएगा कि यहाँ डिस्काउंट ऑन शेयर्स डेबिट होगा, वो तो बात की बात है। आगे बढ़ते हम। When debentures are issued at premium, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य से, जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर करती है, कहने का मतलब कि जब एक कंपनी के एक शेयर का मूल्य 100 रुपया है और उस शेयर को कंपनी जब 125 रुपये निर्गमित करती है, 125 रुपये में निर्गमित करती है, यानी बढ़े हुए मूल्य पर निर्गमित करती है, तो इस प्रकार की किया गया निर्गमन को हम प्रीमियम पर किया गया निर्गमन कहते हैं। यहाँ जैसे एक शेयर का मूल्य 100 था तो 10 कम पर बेचा 90 रुपया, तो यहाँ पर हो गया डिस्काउंट था। यहाँ 100 एक शेयर का मूल्य है 100 और कंपनी जब इसको इशू करेगी 120 में, इसको कहा जाएगा प्रीमियम पर किया गया निर्गमन। इसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री इसका बताया जाएगा। पहले अभी तो चूंकि अभी तो अंशों के निर्गमन का बात हो रहा है, अंश हुआ है, अभी बहुत सा चीज बाकी है, तो फॉर फ्यूचर और इशू यानी 2-3 लेक्चर के बाद वहां हम लोग पहुंचेंगे। अब हम लोग शेयर, चूंकि पहले शेयर कैपिटल पर पहुंच चुके थे, यानी कंपनी पहले ही बताया गया है कि कंपनी जो है अपने जनता से एक बार में एक मुश्त रकम भी प्राप्त कर सकती, मांग सकती है, लेकिन
जनता की सुविधा के लिए कंपनी जो है एक बार में पैसा नहीं मांगती, बल्कि कई बार में याचना करके मांगती है। यानी पहले आवेदन पर हुआ, फिर अलॉटमेंट पर होगा, फिर फर्स्ट कॉल पर होगा, सेकेंड कॉल, साथ ही साथ फाइनल कॉल हो सकता है। कहने का मतलब कि कई बार में मांगती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि एक टॉपिक आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का हिंदी होता है आवंटन। आवंटन का मतलब होता है बांटना। यानी when a company allot the shares between the public is called allotment। अब यहाँ पर है कि कंपनी जनता के बीच जो आवेदन प्राप्त होता है अंशों का, वो जनता के बीच में कंपनी क्या करती है, बांटती है, तो उसको हम लोग अलॉटमेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें प्रोस्पेक्टस सब बहुत सारा चीज़ है, उधर जाना नहीं है। जो जो ज़रूरत है वो बता दिया जा रहा है। अब जर्नल एंट्री के बारे में हम लोग देखेंगे कि जर्नल एंट्री कंपनी के बही में किस प्रकार की जाएंगे। इशू ऑफ शेयर यानी लिखा हुआ चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का आप अकाउंटिंग किस प्रकार करेंगे। तो कंपनी सबसे पहले एंट्री दूसरे लेक्चर में लिखाएंगे या लिखेंगे। पहला सबसे पहले कंपनी जनता से आवेदन प्राप्त करती है। चूँकि अपने कंपनी के बारे में स्वयं मान के चले कि हम कंपनी हैं और हम अपने यहाँ लेखा कर रहे हैं, तो कंपनी सबसे पहले जनता से आवेदन प्राप्त करती है। तो जनता से आवेदन प्राप्त करने का पहला एंट्री करेगी बैंक अकाउंट या। और याद रखना है अभी चूँकि शेयर हम लोग फिर बैक होते हैं। अब जर्नल एंट्री बताने से पहले शेयर में फिर बैक होते हैं, क्योंकि अंश को मैंने एक्सप्लेन किया था। और मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, अब हम लोग काइंड्स ऑफ शेयर में चलेंगे। काइंड्स ऑफ शेयर्स, चूँकि टॉपिक कहीं लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो किताब हाथ में लिए हुए हैं, इसलिए कहाँ आगे पीछे निकल जा रहे हैं। काइंड्स ऑफ शेयर, तो काइंड्स ऑफ शेयर्स में हम पहुँचते हैं सबसे पहले। आज जनरली दो तरह का शेयर होगा, ऐसे शेयर का काइंड्स है, प्रेफरेंस शेयर का मेन काइंड्स है। तो हम लोग सबसे पहले इक्विटी शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। इक्विटी शेयर दूसरा, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर हो गया समतांश, आज अब यहाँ पर क्लियर करते हैं समतांश यानी समतांशधारी कंपनी की मालिक की तरह होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। आप पूर्वाधिकार लेनदार कहलाते हैं, यानी जस्ट लाइक क्रेडिटर, इसलिए इसमें रेट ऑफ डिविडेंड का पहले से दिया हुआ रहता है। समतांशधारी का बहुत सारा इसमें है कि समतांश पूर्वाधिकार अंशधारी वैसे अंशधारी कहते हैं जिसे पूंजी वाला लाभांश पाने का पहले अधिकार होता है। और समतांशधारी वैसे अंशधारी कहते हैं जो पूंजी और लाभांश पहले पाने का अधिकार नहीं होता है। समतांशधारी यानी कंपनी के मालिक की तरह होते हैं, जब उन्हें लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है, मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, बहुत सारा राइट होता है। तो कंपनी ने जब पूंजी लगाए हैं तो तुरंत वापस नहीं ले सकते हैं। लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी यानी जब चाहे वो अपना कंपनी से पूंजी को वापस ले सकता है और कि अपने पूर्वाधिकार अंश को शेयर में, इक्विटी शेयर कैपिटल में या एनी कन्वर्टेबल शेयर है तो कहीं भी चेंज कर सकता है। तो बात की बात है। तो आज हम लोग यहाँ पर क्योंकि एक ही दिन में सारा मटेरियल को क्लियर कर देना ही
बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन होता है दायरा। बहुत ज़्यादा मटेरियल देने के बाद यानी स्टूडेंट्स भी कैच नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि यानी वो वीडियो भी व्यर्थ चला जाएगा। तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी काइंड्स ऑफ शेयर इसका भी पूर्वाधिकार अंश के कई पार्ट्स होते हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और समतांशधारी तो केवल वो समतांशधारी कंपनी के मालिक की तरह होते हैं, तो उन्हें जो है हर तरह का सुविधा प्राप्त होता है। मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हुए अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।